हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकांड क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईसी इंजन के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन के साथ साथ हम आज इसकी वाल्व टाइमिंग डायग्राम को भी पढ़ेंगे, दिखाएंगे कैसे कैसे क्रैंक के मूवमेंट के हिसाब से एंगल को डिफाइन किया गया। टू स्ट्रोक इंजन आपके इंटरव्यू, कंपटीशन, एग्जाम, इन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी इसमें बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी जो हाईलाइटेड नहीं होती और उसको आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है या आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम उसको इंडिकेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग देखेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में देखेंगे। ये थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा होने वाला है, तो आप बोर नहीं होंगे। आपको अगर इंटरेस्ट इसमें मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग को देख लेते हैं कि कैसे हमारा टू स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। बट उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको टू स्ट्रोक ही क्यों बोला जाता है। देखिए, इतना हमारा यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट हमारा सिलेंडर होता है और ये हमारा क्रैंककेस होता है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं तो इस पूरे पार्ट्स को सिलेंडर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। केवल इतना पार्ट्स हमारा सिलेंडर कहलाएगा। और सिलेंडर के जो लोअर पॉइंट पे हमारा पिस्टन एक तरह से कांस्टेंट स्टेबल रहता है, तो वो हमारा बीडीसी कहलाता है। और जहां तक एंड पॉइंट तक जहां मैक्सिमम मूवमेंट करता है वो हमारा टीडीसी। बीडीसी बॉटम डेड सेंटर और टीडीसी टॉप डेड सेंटर। अब देखिए, पिस्टन का मूवमेंट सिलेंडर में बॉटम डेड सेंटर से अगर टॉप डेड सेंटर तक एक बार हो रहा है तो ये एक स्ट्रोक कहलाता है। और अगर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक को हमारा पिस्टन आ रहा है तो ये एक और स्ट्रोक हो गया, यानी कि ये टू स्ट्रोक हो गया। इस वजह से इसको टू स्ट्रोक बोला गया। पिस्टन का मूवमेंट ही सिलेंडर में हमारा स्ट्रोक को डिफाइन करता है। स्ट्रोक आ गया समझ में। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि सारे पार्ट्स क्या क्या वर्क करते हैं। तो चूंकि ये पेट्रोल इंजन है, इस वजह से यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है। इसी में हम आपको डीजल इंजन की भी वर्किंग समझा देंगे कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे वर्क करता है। स्पार्क प्लग हो गया, सिलेंडर हमने बता ही दिया, क्रैंककेस बता दिया। डिफ्लेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डिफ्लेक्टर हमारा क्या करता है कि जो अनबर्न्ट गैसेज होती हैं एक तरह से एसएस के फॉर्म में, जिनका एक तरह से बर्निंग नहीं होता है, वो यहाँ से डिफ्लेक्ट करता है। इसकी बनावट आप लोगों ने देखी होगी, कुछ ऐसी होती है कि यहाँ से ट्रांसफर करे और यहाँ से डिफ्लेक्ट करे। तो यहाँ से ये चार्ज को ऐसे ट्रांसफर करता है और यहाँ से डिफ्लेक्ट करता है। पिस्टनिंग, पिस्टनिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पिस्टन के लिए, बिकॉज ये इसको हीट होने से एक तरह से बचाता है। क्योंकि पिस्टन की बार बार इसमें अप डाउन, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी मूवमेंट होता रहता है, तो उस कंडीशन में पिस्टन हमारा काफ़ी हीट हो जाता है। और पिस्टन रिंग जब इस पर बनी रहती है तो वो इसको हीट होने से बचाती हैं। तो इस कंडीशन में पिस्टन रिंग हमारा हेल्पफुल होता है पिस्टन के लिए। अब देखिए, इसका मटेरियल भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि पिस्टन रिंग किस मटेरियल का बना रहता है। तो स्टील और कास्ट आयरन, ये ध्यान रखिएगा कि पिस्टन रिंग हमारे इन मटेरियल से बने रहते हैं। ट्रांसफर पोर्ट का काम क्या होता है? क्रैंककेस में जो चार्ज होता है उसको ये सिलेंडर में ट्रांसफर करता है। दो पोर्ट होते हैं हमारे, इनटेक और एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट से हमारी अनबर्न्ड फ्यूल बाहर निकलता है और इनटेक से हमारा चार्ज अंदर आता है। चार्ज का मतलब अगर पेट्रोल है तो एयर प्लस फ्यूल, और अगर डीजल इंजन है तो केवल हमारा एयर आता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करता है। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बैलेंसिंग वेट आ जाता है। बैलेंसिंग वेट का काम क्या होता है? अगर ये बैलेंसिंग वेट ना रहे तो इसका मूवमेंट भी एक तरह से, मूवमेंट टाइम भी डिफरेंट हो सकता है। तो इसको बैलेंस करता है, प्लस आपकी आवाज़ आने से, क्रैंककेस में आवाज़ आने से हमारा बचाता है एक तरह से। इसके मूवमेंट को ये बैलेंस करता है, वेट, ये बैलेंसिंग वेट, इसीलिए इसका नाम हमारा बैलेंसिंग वेट है। अब देखिए, इसकी वर्किंग समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाएगा और एक बार टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आएगा, यानी कि टू स्ट्रोक होगा।
तो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाने में इसमें दो प्रोसेस होगा, याद रखिएगा, कंप्रेशन एंड सक्शन। कंप्रेशन और सक्शन, आपको नॉर्मली बुक में केवल कंप्रेशन मिलेगा, लेकिन उसी के साथ सक्शन भी होता है। देखिए कैसे, अगर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जा रहा है तो इसमें जो आपकी गैसेस भरी हुई हैं वो यहाँ से कंप्रेस हो रही हैं, लेकिन उसके साथ ही आपका इनटेक पोर्ट ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ से जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है वो आपका सक कर रहा है, एक तरह से क्रैंकेस, यहाँ से चार्ज आ रहा है और इसके साथ ही ये कंप्रेस हो रहा है। दो प्रोसेस हो गया जब बीडीसी से टीडीसी जाता है। और जैसे ही यहाँ पे कंप्रेस हुआ, स्पार्क प्लग की वजह से यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हुई। बर्निंग स्टार्ट होने के बाद ये एक तरह से एक्सपेंड होगा, उसी को एक्सपेंशन स्ट्रोक बोला गया या पावर स्ट्रोक। तो जैसे ही कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे दूसरा प्रोसेस हमारा होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक बोला जाता है, पावर स्ट्रोक। और इसी के साथ ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ से एक्सपेंड हुआ, हमको रोटेशन मिली, पहिए में रोटेशन मिली, उसके साथ ही ये पिस्टन नीचे आया और नीचे आने पे हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, यानी कि एग्जॉस्ट भी यहाँ से हो रहा है। तो ये इसी के साथ दूसरा प्रोसेस भी हमारा होने लगता है एग्जॉस्ट का, यहीं से गैसेस हमारी निकल जाती हैं बाहर की तरफ। अब देखिए डिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, जो हमने पहले भी बताया था कि जो इसमें चार्ज हमारा आया, तो वो ट्रांसफर पोर्ट से इसके अंदर गया सिलेंडर के। लेकिन डिफ्लेक्टर क्या करता है, इसकी बनावट देखिए कुछ ऐसी है कि यहाँ जो गैसेस आती हैं वो डिफ्लेक्ट होकर इसमें चली जाती हैं सिलेंडर में, लेकिन यहाँ पे कुछ इंक्लाइंड है, तो जो अनबर्न्ट गैसेस होती हैं पहले स्टोक में, वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इस वजह से डिफ्लेक्टर की बनावट कुछ ऐसी होती है। एक बार फिर हम वर्किंग इसकी समझ लेते हैं। पहले स्टोक जब बीडीसी से टीडीसी जाता है तो सबसे पहले हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी गया, उस कंडीशन में कंप्रेशन और सक्शन दो प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हो रही हैं जो आपकी एयर फ्यूल मिक्सचर है और यहाँ से फिर से एयर फ्यूल मिक्सचर आ भी रहा है। सक्शन भी हुआ प्लस कंप्रेशन भी हुआ, एक स्टोक हो गया। सेकेंड, जब टीडीसी से बीडीसी आ रहा है उस कंडीशन में हमारा एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक, यानी कि आरपीएम हमको मिला पहिए में, प्लस ये एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन हो गया, तो उसकी वजह से हमारी अनबर्न्ट गैसेज या एसेज स्पेंजिंग प्रोसेस भी बोला जाता है, जो हमारी अनबर्न्ट गैसेज बाहर निकलती हैं वो हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल गई। तो ये हमारी टू स्ट्रोक की टोटल वर्किंग हो गई। इसमें केवल टू स्ट्रोक ही आपको डिफाइन करना रहता है, होता है ये दोनों साथ में है, कंप्रेशन सक्शन और एक्सपेंशन एग्जॉस्ट एक साथ होता है। ये हमारी टू स्ट्रोक की वर्किंग हो गई। चलिए अब हम टू स्ट्रोक डीजल इंजन की बात कर लेते हैं कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन हमारा कैसे वर्क करता है, इसी में हम समझ लेते हैं। तो इसमें पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग हमने यूज किया है, बट इसके जगह पे जब डीजल इंजन होगा तो ये हमारा इंजेक्टर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इंजेक्टर, जिससे हमारा फ्यूल इंजेक्ट कराया जाता है। और यहाँ पे जो इनटेक पोर्ट से कार्बोरेटर के थ्रू, जब पेट्रोल इंजन की बात हो रही थी तो यहाँ पे कार्बोरेटर लगा हुआ था, उससे एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे डीजल इंजन में केवल और केवल एयर हमारा सप्लाई होगा, याद रखिएगा। टू स्ट्रोक डीजल इंजन में यहाँ से केवल हमारा एयर आएगा और पेट्रोल इंजन में एयर प्लस फ्यूल आएगा। तो अब यहाँ से केवल एयर आएगा और इंजेक्टर के थ्रू हमारा फ्यूल इंजेक्ट होगा। बाकी टोटल बर्निंग जैसे आपकी पेट्रोल इंजन की हो रही है सेम टू सेम वैसे ही होगी, बट इसका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम आपका दोनों का अलग अलग होता है, कुछ एंगल आपका दोनों में चेंजेज रहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले पेट्रोल इंजन का वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, कि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए वॉल्व टाइमिंग डायग्राम कैसा होता है। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बताने से पहले हम ये बता दें कि वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्यों ड्रॉ किया जाता है, किसके किसके रिलेशंस के बीच में ड्रॉ किया जाता है। देखिए ये हमारा क्रैंक है जो क्रैंक केस में मूवमेंट करता है, इसके मूवमेंट के हिसाब से अगर ये हम स्ट्रेट लाइन बना दें यहाँ से यहाँ, तो इसके मूवमेंट के हिसाब से ये 360 हो गए। इसके मूवमेंट के हिसाब से कब हमारा इनटेक पोर्ट ओपन हो रहा है, कब एग्जॉस्ट हो रहा है, कब हमारा कंप्रेशन हो रहा है, कब एक्सपेंशन हो रहा है, और
कब स्पार्क प्लग हमारा बर्निंग प्रोवाइड कर रहा है। तो उस एंगल को कि ये कहाँ कहाँ किस किस एंगल पे गया जबकि हमारा ये सारे प्रोसेस हुए, तो उस कंडीशन में हमारा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ किया गया। इसी को मेनली हमारा रेफरेंस लेके वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बनाया गया। कभी आपसे कोई पूछ दे कि किसके बेसिस पे बनाया गया, तो मेनली आप क्रैंक के एंगल को आप बोलेंगे कि क्रैंक एंगल को डिफाइन किया गया है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में। तो चलिए हम अब बनाते हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। चलिए अब हम पेट्रोल इंजन का वॉल्व टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। जैसे जैसे पेट्रोल इंजन का वॉल्व टाइमिंग डायग्राम होता है वैसे ही डीजल का होता है, बस उसमें कुछ एंगल चेंज रहता है। बाकी ट्रांसफर पोर्ट कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है, इनटेक पोर्ट कब क्लोज होता है, ओपन होता है, सारा सेम प्रोसेस रहता है। तो हम पेट्रोल इंजन का वॉल्व टाइमिंग डायग्राम आपको समझा दे रहे हैं, तो उसका एक्चुअल आपको दिखा भी देंगे, साथ में आपके डीजल इंजन का भी वॉल्व टाइमिंग डायग्राम आपको दिखा देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी टू स्ट्रोक इंजन के लिए हमारे दो तरह के वॉल्व टाइमिंग डायग्राम दिखाए गए। पहला हमारा होता है थ्योरेटिकल और दूसरा होता है एक्चुअल। थ्योरेटिकली तो हमारा कोई पार्ट वर्क नहीं करता है, बट हम बता देते हैं कि कैसे थ्योरेटिकल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम हमारा दिखाया गया। सबसे पहले क्रैंक केस को 180 के मूवमेंट पे हमारा कंप्रेशन और सक्शन दोनों दिखा दिया गया। मान लीजिए ये हमारा बीडीसी है, बॉटम डेड सेंटर, और ये हमारा है टॉप डेड सेंटर। तो क्रैंक केस स्टार्टिंग में यहाँ पे माना गया और टॉप डेड सेंटर जैसे ही ये 180 रोटेट किया तो ये हमारा कंप्रेशन प्लस सक्शन, ये स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो गया। और 180 से जैसे ही ये 360 पे आया, 360 की कंडीशन में ये हमारा एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट ये कंप्लीट कर दिया गया। तो ये हमारा है थ्योरेटिकल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अब हम एक्चुअल की बात करते हैं कि एक्चुअली हमारा कैसे वॉल्व टाइमिंग डायग्राम वर्क करता है। चलिए अब हम एक्चुअल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं कि एक्चुअल में हमारा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा क्रैंकेस यहाँ पे है, यानी कि पिस्टन हमारा बीडीसी पे है। तो जैसे ही ये हमारा क्रैंकेस यहाँ से मूव किया तो 60 डिग्री के बाद, ये हमारा ध्यान रखिएगा 60 डिग्री के बाद हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। यहाँ से यहाँ तक कुछ मूवमेंट किया, ये 60 डिग्री, तो ये हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गया। अब यहाँ से हमारा कंप्रेशन प्लस सक्शन, कंप्रेशन और सक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से जब हमारा कंप्रेशन और सक्शन हुआ तो टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले, कंप्रेशन इसमें हो रहा है लेकिन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले या इसके जस्ट 50 डिग्री पहले, यहाँ से 50 डिग्री यानी 180 के 50 डिग्री पहले ही 50 डिग्री पे हमारा इनलेट पोर्ट ओपन हो गया, इनलेट पोर्ट ओपन हो गया। अभी हमारा कंप्रेशन और सक्शन हो रहा है, इनलेट पोर्ट ओपन हुआ तो सक्शन हो रहा है, और कंप्रेशन हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पे जा रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है। और इसके जस्ट बाद जैसे ही इनलेट पोर्ट ओपन हुआ उसके जस्ट बाद हमारा स्पार्क से वो इग्निशन स्टार्ट हो गया। तो इग्निशन हमारा इसके जस्ट 20 डिग्री पहले होता है, ये हमारा है 20 डिग्री। एक्चुअल डायग्राम अभी हम आपको लास्ट में दिखा देंगे। यहाँ पे हमारा इग्निशन स्टार्ट हो गया। अब 180 के बाद हमारा इग्निशन स्टार्ट होने के बाद हमारा एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। एक्सपेंशन स्टार्ट होने के जस्ट 50 डिग्री बाद इसके यहाँ पे मूवमेंट, इसके 50 डिग्री बाद ही हमारा इनलेट पोर्ट क्लोज हो गया। यहाँ पे इनलेट पोर्ट हमारा क्लोज हुआ, यहाँ से अभी एक्सपेंशन चल रहा है, हमारा आरपीएम मिल रहा है, रोटेट हो रहा है पहिया हमारा। इसके बाद जब ऐसे एक्सपेंशन होते आता है तो यहाँ से जस्ट हमारा 70 डिग्री पहले, क्रैंक हमारा जस्ट जब 70 डिग्री पहले होता है तो उस कंडीशन में हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा अब एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गया, ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, उसके बाद क्रैंक के कुछ ही मूवमेंट के बाद यानी कि 60 एंगल पे हमारा, जब ये 60 एंगल
360 से पहले रहेगा तो 60 एंगल पे हमारा ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाता है, यहाँ से चार्ज फिर से सप्लाई होने लगती है। अभी देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है तो एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा 360 पे एक्चुअल में क्लोज नहीं होता है, तो ये 360 से एबव कुछ यानी कि BDC से 70 डिग्री के बाद, क्रैंक के 70 डिग्री मूवमेंट के बाद हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होता है। ये हमारा होता है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब हम आपको एक्चुअल इमेज दिखा दे रहे हैं वॉल्व टाइमिंग डायग्राम का, पेट्रोल इंजन का प्लस डीजल इंजन का। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आपको मेनली ये एंगल याद रखने पड़ेंगे। 5 या 6 एंगल दिया हुआ है और किस पर आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन हुआ, किस पर क्लोज हुआ, किस पर आपका इग्निशन स्टार्ट हुआ, ये मेनली एंगल ही ध्यान रखना रहता है आपको। तो ऐसे आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की कि क्या क्या पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम में आपके टू स्ट्रोक इंजन से और वॉल्व टाइमिंग डायग्राम से। देखिए आपके इंटरव्यू में या कंपटीशन एग्जाम में आपके टू स्ट्रोक इंजन से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला पिस्टन रिंग का मटेरियल। पिस्टन रिंग का मटेरियल हमने बताया कास्ट आयरन या आपका स्टील। और पिस्टन मटेरियल भी आप ध्यान रखिएगा, पिस्टन मटेरियल मेनली आपका एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाता है। एल्यूमिनियम में आपके कुछ मटेरियल मिक्स करके उसका एलॉय बना के तब बनाया जाता है पिस्टन, जिससे कि हीट को काफ़ी ये वियर कर लेता है। कई बार यहाँ पे फिन्स भी लगाया जाता है, जहाँ पे आप देखे होंगे वो इंजन के किनारे पतली पतली स्ट्रिपें बनी रहती हैं। इसमें लुब्रिकेशन, मोबिल के फॉर्म में लुब्रिकेशन तो यूज किया जाता है, लेकिन एयर कूलिंग के लिए हमारा यहाँ पे फिन्स बनाया जाता है। तो फिन्स का काम होता है एयर कूलिंग के लिए। डिफ्लेक्टर का क्या काम होता है? डिफ्लेक्टर हमारा यहाँ से चार्ज को डिफ्लेक्ट करता है और अनबर्nt गैसेज यानी कि फ्यूल जो कि बर्न नहीं होता उसको एग्जॉस्ट करता है। बैलेंसिंग वेट आपका पूछ सकता है। बैलेंसिंग वेट का क्या काम होता है? ये पिस्टन के मूवमेंट को एक तरह से बैलेंस करता है वेट लगा के। अगर ये ना रहे तो काफ़ी इसका तेज़ी से मूवमेंट होगा और इससे नॉकिंग भी एक तरह से प्रोड्यूस होगी। एंगल आपका पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि कितने एंगल पे आपका इग्निशन वाल्व ओपन होता है और कितने एंगल पे आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंपटीशन के और इंटरव्यू के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।